हालांकि बीजेपी का कहना है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन तो होगा। बीजेपी ने जो कुछ कहा है वो भी आपको बता रहा हूं। अब क्यों अवैध है जौहर यूनिवर्सिटी, ये आपको उसकी डिटेल, उसका बेसिक्स मैं बताने जा रहा हूं, वो भी ग्राफिक के जरिए समझिएगा। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी जो है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 इमारतें हैं, कुल 40 बिल्डिंग्स वहां पर हैं। जो जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वहां 40 इमारतें हैं। इनमें से 2 जो इमारतें हैं उनका सिर्फ नक्शा पास किया गया है, बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनका नक्शा ही पास नहीं। सिर्फ 2 इमारतें, और उसको आरडीए गिरा भी नहीं रहा है। वो 2 इमारतें सुरक्षित रहेंगी, महफूज रहेंगी, क्योंकि उन 2 का नक्शा पास किया गया। बाकी जो 38 बिल्डिंग है, वो रामपुर विकास प्राधिकरण जो आरडीए, उसने कहा है कि बाकी 38 बिल्डिंग्स अवैध हैं। 38 इमारतें बिना किसी नक्शे को पास कराए आरडीए के बनी हैं। अवैध इमारतों के लिए एनओसी भी नहीं ली गई है, यानी हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक तक का अवैध निर्माण कर दिया गया बिना उसका ब्लूप्रिंट अप्रूव कराए हुए। प्रशासन ने 38 अवैध इमारतों को तोड़ने का भी आदेश दिया है। नियमों के तहत प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस दिया है। इन 15 दिनों के भीतर अगर आजम साहब खुद अपनी 38 बिल्डिंगें तोड़ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जी हां, थोड़ा जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद क्या है, जो दर्शक अभी भी जुड़ रहे कार्यक्रम में उनको थोड़ा डिटेल बतानी जरूरी है। 2004 में आजम खान ने रामपुर में निजी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पर सिर्फ मुसलमान पढ़े, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है वहां पर। जी हां, 2004 में यह ख्याल उनके जहन में आया। 2005 में विधानसभा में बिल पास हुआ। राज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना यह एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज देगा। जी हां, उसके बाद 2006 में जौहर ट्रस्ट बनाकर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कर दिया गया। एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि एक एंटिटी न लगे, एक फ्री बॉडी लगे। एक ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के तले फिर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कराया आजम साहब ने। आगे क्या हुआ? 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में निर्माण बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, साहब मंत्री थे अखिलेश यादव की सरकार के, तो उन्हें भला कौन रोक सकता था। यूनिवर्सिटी बनी, बहुत तेजी से बनी। जी हाँ, उसके बाद संशोधित बिल पास कर निजी यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिल गया, यानी पहले ट्रस्ट बनाया, काम शुरू किया, फिर बिल पास कराकर इसको एक लीगल इसकी शक्ल अख्तियार कर ली गई। उसके बाद जब बिल पास हो गया, आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति बने, वहाँ का कर्ता धर्ता बन गए, और कुलाधिपति बनने के बाद वहाँ पर काम और तेजी से होना शुरू हो गया। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आजम खान साहब ने वहां पर 2017 में बीजेपी सरकार ने इसकी जांच शुरू की, और उसके बाद पता चला कि 40 में से 38 जो बिल्डिंग्स हैं वो अवैध हैं। सिर्फ 2 का नक्शा पास हुआ। हालांकि ये दलील दी गई कि उस वक्त आरडीए फॉर्म नहीं हुआ था, तो ग्राम पंचायत और भी जो छोटी संस्थाएं होती हैं उनसे बिल पास करा लिया गया। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कौशलकांत मिश्रा जी हैं, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर निखिल खत्री हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निखिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 40 बिल्डिंग्स हैं, 2 के नक्शे अप्रूव हैं, 38 के नक्शे अप्रूव नहीं है। पहला तो अगर आरडीए ये कार्रवाई कर रहा है तो ये कायदे कानून के खिलाफ जाकर नहीं हो रहा है। ऐसे में इसका सियासीकरण करने की वजह क्या है, या कोई फैक्ट आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके होते ये बिल्डिंग शायद नहीं गिरती, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसको गिरा रही है? ऐसा क्यों लगता है अखिलेश यादव को और आपकी पार्टी को? अमित जी, सबसे पहले आपने बात अप्रूव की करी थी, तो इस समय अगर हम देश का माहौल देखेंगे तो सारे की सारी जनता डिसअप्रूव करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी को। इनकी जितनी भी नीतियां हैं सभी को डिसअप्रूव कर रही है। जहां पर आप नीट से लेकर आप जन के मुद्दे तक आएंगे, हर जगह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। और जहां पर अगर आप जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो अगर सरकार ऐसी अगर भेदभाव की अगर कार्रवाई करना अगर ना चाहे, अगर एक कट्टरपन की अगर कार्रवाई ना करना चाहे, तो सरकार उन बिल्डिंग को पास भी कर सकती है। इतने सालों से अगर बिल्डिंग सुचारू रूप से चल रही है, जहां पर 3,500 से ज्यादा बच्चे अपनी शिक्षा ले रहे हैं, और देश के संविधान में आप मुझे खामी लिखकर दिखा दीजिए कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, आप मुझे दिखा दीजिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। अगर रामपुर में अगर ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति रह रहे हैं, तो लाजमी बात है वो वहां पर पढ़ेंगे। तो इसमें क्यों बीजेपी ये कैसा नैरेटिव दिखाना चाह रही है कि मात्र अल्पसंख्यक समाज वहां पढ़ रहे हैं? इनको तो 3,500 से ज्यादा बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको एक रोचक बात बता दूं, अनंत जी, अगर आप लखनऊ की बात करेंगे
तो उसमें एक नया नया नवनिर्माणित भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, और वो कार्यालय केसरबाग में बन रहा है, और ऐसा कार्यालय बन रहा है, अगर उसका नक्शा अगर आप यूरोप में भी दिखाएंगे तो यूरोप वाले भी उस नक्शे पर हंसेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी वाले अपने सारे नक्शे कहीं ना कहीं आरएसएस के दफ्तरों से पास करवा लेते हैं, या विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों से पास करवा लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक क्रेडिबिलिटी बताए, जहां पर ये कोई स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, जहां पर 2014 से लेकर अब तक 94,000 से ज्यादा इन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अमित जी, तो योगी सरकार में अब तक 25,500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और 5,000 सरकारी स्कूल और बंद कर देंगे। और हमारे देश में आज तक ऑन रिकॉर्ड है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता देंगे कि रोज 25 सरकारी स्कूल बंद होते हैं, जो शिक्षा के इतने विरोध में रहते हैं, जो पेपर 10 सालों में जिन्होंने 132 से ज्यादा पेपर लीक करवा दिए हो, तो वो तो यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। और वो एक नैरेटिव देंगे कि बीजेपी के पास कोई भी ऐसा नक्शा नहीं है कि जिसमें बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी गिर जाएगी, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाएगी। इन्होंने आज तक धर्म को छोड़कर इन्होंने क्या कार्य किया है? धर्म के नाम पर लड़वाने को छोड़कर इन्होंने मात्र एक कार्य किया है कि कैसे प्रदेश को पीछे खींचे, और वही ये कर रहे हैं। और हमारी तो मांगा आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से, आपकी इंडिया न्यूज की इतनी व्यूअरशिप है, तो कम से कम आप हमें एक न्याय दिला दीजिए कि कहीं ना कहीं वो